गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स और एग्जाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम 6 जून 2024 के करंट अफेयर्स देखेंगे। हमेशा की तरह इसका फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इंडिगो, जो कि भारत की एक प्रतिष्ठित एयरलाइंस है, जून 2025 में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिवहन संघ यानी IATA, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसकी 81वीं वार्षिक आम बैठक जिसको AGM बोला जाता है यानी एनुअल जनरल मीटिंग, इसकी मेजबानी करेगा। तो नई दिल्ली इसकी मेजबानी करेगा। बात करें अगर IATA की, तो IATA की स्थापना 1945 में की गई। जैसा नाम से ही सजेस्ट करता है कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, तो जो आपका विमानन इंडस्ट्री है उससे ये संबंधित है। हेडक्वार्टर की बात करें तो एक शहर है कनाडा का, मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। और मॉन्ट्रियल के नाम से एक प्रोटोकॉल भी है जो आपका ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से संबंधित है। नीचे आप पढ़ भी सकते हैं। भारत देखिए इससे पहले भी इसकी मेजबानी 2 बार कर चुका है। अब लगभग 42 साल के बाद भारत को दोबारा से इसकी मेजबानी का मौका मिला है। यहां पर आप पढ़ सकते हैं। इससे पहले देखिए 1958 और 1983 में एनुअल जनरल मीटिंग भारत में आयोजित की जा चुकी है। इसके अलावा 2 अभी रिसेंट जो कॉन्फ्रेंस चर्चा में रही वो मैंने डाली है। 77वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होती है। ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। जिनेवा में ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, जिस दिन हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे। इसी दिन मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। 33वां अरब लीग कॉन्फ्रेंस, ये बहरीन की राजधानी मनामा में आयोजित किया गया। और अरब लीग की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना भी 1945 में की गई थी। और अरब लीग का जो हेडक्वार्टर है मिस्र की राजधानी कायरो, जिसको आप हिंदी में काहिरा बोलते हैं, वहां पर स्थित है, इजिप्ट। इसको याद रखिएगा। सेबी ने यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो भारत का स्टॉक मार्केट का नियामक बोर्ड है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन के स्वामित्व और आर्थिक ढांचे की समीक्षा करने और उपाय सुझाने के लिए एक समिति गठित की है। तो जो उसका क्लियरिंग कॉरपोरेशन होता है, विंग है, उसके लिए एक कमेटी गठित की है। और इस समिति का जो चेयरपर्सन है वो कौन करेगा, तो जो RBI की एक्स डिप्टी गवर्नर रही हैं उषा थोराट, वो इसकी अध्यक्षता करेंगी। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुछ समितियां अभी चर्चा में है, नीचे उनका रिवीजन भी करेंगे। तो यहां पर आप पढ़ सकते हैं, तदर्थ समिति की अध्यक्षता उषा थोराट करेंगी, जो RBI की पूर्व डिप्टी गवर्नर रही है। कुछ और समिति देख लेते हैं जो अभी चर्चा में रही है। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहली वाली, लिंग संवेदनशीलता और आंतरिक शिकायत समिति, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई है। और जस्टिस हिमा कोहली जी इसकी अध्यक्षता करेंगी। इसका मैंने मेंबर भी आपको बताया था, जो जस्टिस बी नागरत्ना जी हैं। ठीक है, बीवी नागरत्ना इसमें एज अ मेंबर शामिल हुई हैं। भारतीय घुड़सवारी महासंघ की तदर्थ प्रशासनिक समिति न्यायमूर्ति नजमी वजीरी की अध्यक्षता में बनाई गई है। और इसके अलावा हाल ही में जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, वन नेशन वन इलेक्शन समिति, और इसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा की गई थी। तो हाल ही में ये जो समितियां हैं चर्चा में रही हैं। ये वाली देखिए जरूर याद रखिएगा, जेंडर सेंसिटाइजेशन वाली काफी इंपॉर्टेंट है। प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है, तो इंपॉर्टेंट है, सिद्धलिंग पट्टाना शेट्टी जी को इस अवार्ड के लिए चुना गया है। तो नीचे इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। नया अवार्ड है। कवि और नाटककार सिद्धलिंग पट्टाना शेट्टी को गुडलेप्पा हल्लीकेरी मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। होसरिट्टी और हावेरी जिला जो है 2024 के प्रतिष्ठित इस अवार्ड के लिए चुना गया है। इसके ये 19th रिसिपिएंट है, यानी 19वें प्राप्त करता है। और इसमें 25,000 की राशि और एक आपको मेमेंटो या स्मृति चिन्ह दिया जाता है। इसके अलावा कुछ और जो पुरस्कार अभी चर्चा में रहे हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले दूसरा वाला देखते हैं, पाम डी और पुरस्कार। तो देखिए पाम डी और पुरस्कार जो अभी 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल हुए हैं फ्रांस में, वहां पर सबसे टॉप का जो पुरस्कार माना जाता है इस समारोह का, वो पाम डी और माना जाता है। अमेरिकी निर्देशक सीन बेकर को उनकी फिल्म अनोरा के लिए दिया गया है। इसका जो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है इस महोत्सव का, वो भारत की फिल्म मेकर है पायल कपाड़िया जी को मिला है। उसका नाम है ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार। और कौन सी मूवी के लिए मिला है, ऑल वी इमेजिन इज लाइफ। इसके अलावा भारत की एक अभिनेत्री भी बनी है जिनको एक्ट्रेस का अवार्ड इसमें मिला है, उनका नाम था अनुसुईया सेन गुप्ता। और द शेमलेस
जो मूवी है उसके लिए उन्हें अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा तीसरा अवार्ड भी यहाँ पर देख लेते हैं, द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024-25 नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन NHPC को ये अवार्ड दिया गया है। तो ये कुछ अवार्ड अभी चर्चा में रहे हैं। नीचे मैंने एक अवार्ड का क्वेश्चन और है, उसमें कुछ और रिवीजन हम करेंगे। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में सारथी 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो पहले भी इसका ऐप आ चुका है, ये इसका एक अपग्रेडेड या अपडेटेड वर्जन है। तो ये सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने लॉन्च किया है। बात करें अगर सेबी की स्थापना 1988 में पहले की गई थी, बाद में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया। स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनती है? जब एक्ट लाया जाता है या अधिनियम लाया जाता है। तो सेबी एक्ट आता है आपका 1992, ठीक है। स्थापना 88 में हुई थी, लेकिन अधिनियमित इसको सेबी एक्ट 1992 के तहत किया गया, यानी इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था। बात करें सेबी की अगर हेडक्वार्टर की, तो ऑब्वियस है सेबी का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में स्थित है। चेयरपर्सन कौन है इसकी? अभी चेयरमैन माधवी पुरी, ये इसकी चेयरपर्सन। इसके अलावा कुछ और जो पोर्टल अभी चर्चा में रही, एप्लीकेशन चर्चा में रही, देख लेते हैं। प्रवाह पोर्टल अभी RBI के द्वारा लॉन्च किया गया। बीमा सेंट्रल पोर्टल, इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि भारत का पहला इंश्योरेंस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पोर्टल है जो SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया। CDP सुरक्षा पोर्टल, बागवानी किसान या जो हॉर्टिकल्चर के किसान होते हैं उनके अकाउंट में सीधे सब्सिडी भेजने के लिए ये पोर्टल डेवलप किया गया है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो भारत का पूरा UPI का नेटवर्क है उसको मैनेज करती है, उसके द्वारा ये डेवलप किया गया है। ड्रीम्स प्लेटफॉर्म अभी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए लॉन्च किया गया है असम सरकार के द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से, ठीक है। इसके फुल फॉर्म क्या है? डिजास्टर रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। आगे चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? तो टॉप के 3 निर्यात जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है भारत की उसमें शामिल हो गया है, तो इसका नाम है नीदरलैंड। इससे पहले अगर भारत के टॉप एक्सपोर्टर्स की बात करें, जो भारत जिनको सबसे ज्यादा निर्यात करता है, USA है और सेकंड रैंक है UAE की। बात करेगा नीदरलैंड्स की जो राजधानी है वो कहां पर है? नीदरलैंड की राजधानी है आपकी एम्स्टरडैम, और इसकी जो करेंसी है, मुद्रा है, वो है यूरो। आगे चलते हैं। हाल ही में हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो ये कृष्ण प्रकाश जी को मिला है, और मुंबई की जो एंटी टेररिस्ट इकाई है उसका ये लीड कर चुके हैं, और इनको इस बार ये पुरस्कार दिया गया है, और इनको सुपर कॉप के रूप में भी जाना जाता है। इसके बारे में पूरा आप नीचे पढ़ सकते हैं। अगर बात करें कुछ और अवार्ड जो अभी चर्चा में रहे हैं उनको देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार यानी जेंडर एडवोकेट अवार्ड मेजर राधिका सेन जी को दिया गया है यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स के द्वारा। यूके का महिला सशक्तिकरण पुरस्कार ये आरती जी को दिया गया है, इसको अमल क्लूनी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, और आरती जी है यूपी से, यूपी के बहराइच से ये संबंधित है, इनको ये अवार्ड अभी यूके में मिला है। खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी में शॉ प्राइज 2024 किसको मिला है? श्रीनिवास आल कुलकर्णी जी, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका में ये प्रोफेसर हैं। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एरपेनबेक की बुक है कैरोस, इसके लिए इन्हें मिला है, और इसको ट्रांसलेट किसने किया है? एक्चुअल में ये जर्मन बुक है, इस जर्मन बुक को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है? माइकल हॉफमैन ने। तो ये दोनों इन लोग इस अवार्ड को शेयर करेंगे। प्रतिभा विकास के लिए ATD बेस्ट अवार्ड, तो टैलेंट डेवलपमेंट के लिए NTPC को तीसरा रैंक इसमें दिया गया। तो ये कुछ अवार्ड अभी चर्चा में रहे हैं। हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और इसकी एक खास बात है, जो आपके वेस्टर्न घाट होते हैं और ईस्टर्न घाट होते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, उसके जंक्शन पर यह स्थित है, और दोनों अलग अलग लैंडस्केप में, इसलिए इसकी बायोडाइवर्सिटी जो है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर टाइगर्स भी बहुत अच्छी संख्या में मिलते हैं, और अभी यहाँ पर चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एलिफेंट सेंसस या हाथी गणना अभी इस टाइगर रिजर्व में शुरू की गई है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। आपको पता होगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। भारत में वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से 12 यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। नीलगिरी भी उसमें से एक है। यह मुदुमलाई, बांदीपुर, बिल्लीगिरी, रंगनाथ स्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व से सटा हुआ है। तो बांदीपुर आपको बहुत फेमस
टाइगर रिजर्व है कर्नाटक का। अभी मैं पूरा मैप में भी आपको टाइगर रिजर्व सारे रिवाइज करा दूंगा, जिसमें से कुल मिलाकर 280 से ज्यादा भाग हैं। और यहाँ पर देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, यह रिजर्व पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ता है। ये आपका यूपी पीसीएस में प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके अलावा कुछ और जो प्रोटेक्टेड एरियाज चर्चा में रहे हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में, यहाँ पर अभी एक महाराष्ट्र जो टाइगर है उसने मानव वन्यजीव संघर्ष में एक रेजिडेंट की हत्या कर दी थी। कलेसर सेंचुरी ये हरियाणा में स्थित है। सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये असम में स्थित है। कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में है। और यहां पर अभी एक रेड पांडा देखा गया था, इसलिए चर्चा में है। रेड पांडा आपका सिक्किम का स्टेट एनिमल है या राज्य पशु है। राजाजी नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में स्थित है। जो स्वतंत्रता सेनानी है सी राजागोपालचारी, उनके नाम पर इनका नाम रखा गया है। बाकी कुछ और मैं आपको, तमिलनाडु का सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, तमिलनाडु के और टाइगर रिजर्व हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये टाइगर रिजर्व की पूरी मैप है, इसको देख लेते हैं। इसमें तमिलनाडु में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो हमने प्रश्न में देखा, अनामलाई टाइगर रिजर्व, शिलीवित्तिपुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व, और कलक्कड़ मुंदुनथुराई जिसको आप KMTR बोलते हैं, ठीक है। कलक्कड़ मुंदुनथुराई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी हमने इसके कुछ बॉर्डर पर देखे थे, तो केरल और कर्नाटक के भी देख लेते हैं रिवीजन के लिए। डंडेली अंशी कर्नाटक में है। भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटक में। बिलिगिरी रंगनाथ टेम्पल कर्नाटक में। नागरहोल कर्नाटक, बांदीपुर कर्नाटक। तो आप देखेंगे ये आपका सत्यमंगलम है, इसके सारे पास में बिल्कुल ये स्थित है, और ये सारे आपके नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। केरल की बात करें तो केरल में 2 ही टाइगर रिजर्व है, पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व और पेरियार टाइगर रिजर्व। तमिलनाडु के हम नेशनल पार्क भी एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये पूरी तमिलनाडु के नेशनल पार्क्स की सूची है। गुंडी नेशनल पार्क, देखिए इसके बारे में खास बात क्या है, ये सिटी के बहुत पास स्थित है। भारत में बहुत कम ऐसे नेशनल पार्क हैं जो शहरों के पास स्थित है, गुंडी नेशनल पार्क उनमें से एक है। इसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, ये आपका समुद्री नेशनल पार्क की श्रेणी में आता है। इंदिरा गांधी जिसको अन्नामलाई नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, मुदुमलाई नेशनल पार्क और मुकुर्थी नेशनल पार्क। तो ये सारे आपके नेशनल पार्क को चर्चा में। मुकुर्थी नेशनल पार्क क्यों इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु का जो स्टेट एनिमल है नीलगिरी तहर, ठीक है, नीलगिरी तहर इसका स्टेट एनिमल है। ये आपको मुकुर्थी नेशनल पार्क में काफी देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ केरल का एक नेशनल पार्क है एराविकुलम। एराविकुलम नेशनल पार्क में भी हमें अच्छी संख्या में देखने के लिए मिलता है। तो ये अभी हाल ही में कुछ चर्चा में रहे नेशनल पार्क है। आगे चलते हैं। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए समर्पित टेली मानस सेल स्थापित करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है, तो इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ हाथ मिलाया। और देखिए टेली मानस जो ये ऐप, ये सेल है, ये मेंटल हेल्थ से संबंधित सजेशंस देता है, ठीक है। तो जो मानसिक आपकी स्वास्थ्य है उससे संबंधित एक सेल है। आगे चलते हैं। हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है, तो अरुणाचल प्रदेश की एक बहुत फेमस वैली है सियांग वैली, ठीक है, वहां पर यह खोज अभी नीली चींटी की प्रजाति की गई है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो भी हम देख लेते हैं। तो नीचे अगर आप इसको देखेंगे तो इसका साइंटिफिक नेम क्या रखा गया है, पैराप्रा ट्रेचिना नीला, क्योंकि इसका ब्लू कलर है इसलिए इसका नाम रखा गया है। और ये आम लाल और काली भूरी चींटियों की प्रजाति से अलग है। बात करें अगर सियांग की, तो देखिए सियांग क्या है, सियांग आपकी ब्रह्मपुत्र नदी को ही बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से भारत में एकदम 90 डिग्री का बैंड लेती है। यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है नामचा बरवा, ठीक है, नामचा बरवा यहां से, और जब तिब्बत में बहती है वहां पर इसको क्या कहा जाता है, यारलंग ज़ेंगबो, ठीक है, तिब्बत में इसको यारलंग ज़ेंगबो के नाम से जाना जाता है। और जब भारत में ये एंटर करती है तब भारत में 2 नामों से एंटर करती है ये, मतलब इस रीजन में जब ये एंटर करती है तो इसको सियांग और दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो वहीं पर जो ये नदी वैली बनाती है उसको सियांग वैली बोला जाता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसको सिंटेक्सियल बैंड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, सिंटेक्सियल बैंड, क्योंकि पूरा 90 डिग्री पर लगभग यहाँ पर ये टर्न भारत की तरफ हो जाती है और असम के बहुत सारे हिस्सों से होकर गुजरती है। काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस वगैरह है, वहां पर जब इसमें बाढ़ आती है तो काफी समस्याएं हमें देखने के लिए मिलती है।
हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में मालदीव ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। वैसे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन इसका यही है क्योंकि इसराइल के द्वारा लगातार जो गाजा पट्टी है वहां पर हमास के ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं, तो उसके विरोध में आपने देखा होगा यूरोप के कुछ देश भी आए हैं और उन्होंने फलस्तीन को एक देश का दर्जा भी दिया है, जिसमें नॉर्वे था और भी कुछ इसमें देश थे। कल इवन स्वीडन ने भी उसको एक देश के रूप में कंसीडर किया है फलस्तीन को। तो ये अभी लगातार विवाद थमा नहीं है, चलता ही जा रहा है। बात करें अगर मालदीव की, तो मालदीव एक आइलैंडिक नेशन है। मालदीव की जो कैपिटल है वो है आपकी माले और जो करेंसी है वो है रुफिया। ठीक है, रुफिया इसकी करेंसी है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का वैश्विक मेजबान देश कौन है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। इस बार जो इसके सेलिब्रेशन को ग्लोबल लेवल पर ऑर्गेनाइज किया है वो किया है सऊदी अरब ने। आपको पता है 1972 में स्टॉकहोम में ह्यूमन एनवायरनमेंट पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। वहीं पर यह निर्णय लिया गया था कि हम 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाएंगे और तब से लगातार ये मनाया जाता है। इस बार जो उसकी थीम रही उसकी बात हमने कल कर ली थी। थीम है भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। ये इस बार इसकी थीम है और सऊदी अरब 2024 में इसका ग्लोबल लेवल पर मेजबान है। एक और इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है जो आज ही मनाया जा रहा है, उसके बारे में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस हर साल मनाया जाता है, तो ये हर साल 6 जून को मनाया जाता है। 2010 में यूनेस्को के द्वारा इसकी परिकल्पना की गई थी। बात करें अगर यूनेस्को की, तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर पेरिस में स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई है? 1946 में इसकी स्थापना की गई है। यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी की कैटेगरी में ये आते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिए। तो यही हमारे आज के सारे करंट अफेयर्स थे जो चर्चा में थे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और यूजफुल लगा होगा। अगर लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको शाम तक टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।